नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्षेत्र में उतर रहे हैं जहां दांव आप कह सकते हैं बहुत ऊंचे हैं। ये है तेल और गैस उद्योग। और इसमें एक बेहद जरूरी भूमिका पर बात करेंगे, सुरक्षा अधिकारी यानी सेफ्टी ऑफिसर की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ये। हमारे पास ना जुबैर अहमद का एक रिसर्च पेपर है जो इस भूमिका की गहराइयों में झांकता है, खासकर सऊदी अरब की दो बड़ी कंपनियों साबिक और अरामको, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, ये दोनों कंपनियां तो इंडस्ट्री में बेंचमार्क मानी जाती हैं सेफ्टी के लिए। तो इस सत्र का मिशन है इस शोध पत्र से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना और समझना कि एक सुरक्षा अधिकारी असल में क्या करता है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में सुरक्षा के क्या मायने हैं। ये उन सबके लिए जो इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं या शायद इस चुनौतीपूर्ण करियर के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तेल और गैस उद्योग इतना खतरनाक माना क्यों जाता है? क्या खास है इसमें? देखिए, यहाँ जो रोज का काम है ना, वही अपने आप में जोखिम भरा है। हम रोजाना ज्वलनशील और विस्फोटक हाइड्रोकार्बन की भारी मात्रा से निपटते हैं। हाँ, ये तो है। सिस्टम्स अक्सर बहुत ही हाई प्रेशर पर काम करते हैं, 10,000 PSI से भी ज्यादा। सोचिए कितना प्रेशर है। बाप रे। फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों का सामना करना पड़ सकता है। ये गैस तो कम मात्रा में भी जानलेवा हो सकती है। अच्छा। और तापमान, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम होता है। एक तरफ क्रायोजेनिक LNG होती है -162 डिग्री सेल्सियस पर, तो दूसरी तरफ प्रक्रियाएं 800 डिग्री से भी ज्यादा गर्म हो सकती हैं। बाप रे, मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम। जी, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही चैलेंजिंग माहौल बनाते हैं। मतलब गलतियों की गुंजाइश बहुत ही कम है। और शायद इतिहास ने भी हमें यही सिखाया है। कुछ हादसे हुए हैं बड़े। बिल्कुल। अतीत की कुछ भयानक घटनाएं इसकी सीधी गवाह हैं। जैसे 1988 की पाइपर अल्फा आपदा, उसमें 167 जानें चली गई थी। या फिर 2010 का डीप वाटर होराइजन हादसा, 11 लोगों की जान तो गई ही, साथ में एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय तबाही भी हुई। हाँ, वो तो बहुत न्यूज में था। इन घटनाओं ने बिल्कुल साफ कर दिया कि परमिट टू वर्क, जिसे PTW कहते हैं, जैसी प्रक्रियाओं और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का कितना ज्यादा महत्व है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि हादसों को रोकने के बहुत जरूरी उपाय हैं। तो जाहिर है यहाँ सुरक्षा महज एक चेकलिस्ट नहीं है, ये ऑपरेशन का एक बुनियादी हिस्सा है। सैबिक और सऊदी अरामको जैसी दिग्गज कंपनियां इसे कैसे संभालती हैं? क्या उनका कोई विशेष तरीका है, कोई फिलॉसफी? हाँ, उनका नजरिया काफी व्यवस्थित और आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव है। सैबिक, जो दुनिया की बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनियों में से है, वो शून्य घटनाओं यानी जीरो इंसिडेंट्स के लक्ष्य के साथ काम करती है। जीरो इंसिडेंट्स? जी, और वो सिर्फ हादसा होने के बाद रिएक्ट करने के बजाय भविष्यवाणी करके सुरक्षा प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। उनके पास जीवन रक्षक नियम यानी लाइफ सेफ्टी रूल्स भी हैं। लाइफ सेफ्टी रूल्स? हाँ, और इनका उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। बहुत सख्त है इस मामले में। और अरामको? वहीं सऊदी अरामको अपने वर्ल्ड क्लास HSE यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के लिए जानी जाती है। उनके पास एक बहुत बड़ा हानि निवारण प्रणाली है, लॉस प्रिवेंशन सिस्टम या LPS कहते हैं। ये असल में उनका पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट का ढांचा है। अच्छा, LPS? जी, और साथ ही उनके बहुत डिटेल्ड सामान्य निर्देश हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस या GIs कहते हैं। ये हर तरह के काम के लिए सुरक्षा की जरूरतों को साफ तौर पर बताते हैं। ये उनके प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं। तो मतलब काफी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है दोनों का। बिल्कुल। ये तो हुई कंपनियों की बातें, लेकिन अगर ये मानक टूटते हैं या कोई चूक हो जाती है तो इसका असर क्या होता है? सिर्फ पैसों का नुकसान या कुछ और भी? असर बहुत गहरा होता है और कई लेवल्स पर होता है। पहली तो हैं सीधी लागतें, कॉस्ट्स, मतलब दुर्भाग्यवश मौतें, चोटें, प्रॉपर्टी का नुकसान, ये लाखों करोड़ों डॉलर तक जा सकती हैं। लेकिन अक्सर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं, अप्रत्यक्ष लागतें, वो इससे भी कहीं ज्यादा होती हैं। अप्रत्यक्ष लागतें जैसे कि क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन रुक गया, एक दिन का प्रोडक्शन लॉस भी लाखों डॉलर का हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। कंपनी की साख पर, रेपुटेशन पर बट्टा लग जाता है, इससे नए प्रोजेक्ट्स मिलना मुश्किल हो सकता है। राइट। बीमा का प्रीमियम बढ़ जाता है। और इसके उलट सोचिए, अगर सेफ्टी का रिकॉर्ड अच्छा है तो ऑपरेशंस ज्यादा कुशल होते हैं। हाँ। कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है और कंपनी को समाज में काम करने का एक तरह का सोशल लाइसेंस मिलता है। सोशल लाइसेंस मतलब समाज की स्वीकृति? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने जैसा है। ये सबकी भलाई के लिए जरूरी है। ठीक है,
तो अब उस व्यक्ति पर आते हैं जो इन सब चीजों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करता है, सुरक्षा अधिकारी। इनकी मुख्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जैसा कि ये स्रोत बताता है? देखिए, सुरक्षा अधिकारी की भूमिका ना काफी फैली हुई है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं रोजाना साइट का इंस्पेक्शन करना, दौरा करना, खतरों की पहचान और जोखिम का मूल्यांकन करना, जिसे HIRA कहते हैं, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। HIRA, हाँ। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, किसी भी घटना या नियर मिस की जांच करना। नियर मिस मतलब बाल बाल बचना। अच्छा, नियर मिस। जी। आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करना और सभी लागू सुरक्षा मानकों का पालन करवाना, ये सब इनके दायरे में आता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। साइट निरीक्षण या इंस्पेक्शन में क्या होता है? सिर्फ घूमकर देखना होता है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक जांच है। इसमें देखा जाता है कि वर्किंग एरिया साफ सुथरा और सुरक्षित है या नहीं। क्या इमरजेंसी इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर या आई वॉश स्टेशन सही जगह पर हैं और काम करने की हालत में हैं? क्या साइनेज ठीक लगे हुए हैं? फिर मशीनरी और टूल्स की जांच होती है। क्या मशीनों पर जरूरी गार्ड्स लगे हैं? क्या इंटरलॉक काम कर रहे हैं? क्या हाथ के औजार सुरक्षित हैं? ओके। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों का व्यवहार देखा जाता है। क्या वे सही PPE पहन रहे हैं, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, गॉगल्स, ग्लव्स वगैरह? हाँ बिल्कुल। क्या वे सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई असुरक्षित काम तो नहीं कर रहा? और कुछ खास एरियाज जैसे कन्फाइंड स्पेस, मतलब सीमित जगह या ऊंचाई पर जहां काम हो रहा है, उन पर खास ध्यान दिया जाता है। समझ गए। और आपने HIRA का जिक्र किया, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये कैसे किया जाता है? सुनने में काफी तकनीकी लगता है। हाँ, थोड़ा तकनीकी है, पर इसका कॉन्सेप्ट सीधा है। ये एक व्यवस्थित तरीका है जिससे काम शुरू होने से पहले ही खतरों को पहचाना जा सके। काम शुरू होने से पहले? जी हाँ, पहले। खतरे कई तरह के हो सकते हैं। फिजिकल जैसे मशीनरी, ऊंचाई, बिजली, केमिकल जैसे ज्वलनशील तरल, जहरीली गैसें, यहाँ तक कि एर्गोनोमिक जैसे गलत तरीके से वजन उठाना, या साइकोसोशल जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या थकान। अच्छा, ये सब कवर होता है? हाँ, एक बार खतरों की लिस्ट बन गई तो उनका मूल्यांकन किया जाता है। आमतौर पर एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, 5x5 रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें हर खतरे की संभावना, मतलब कितनी बार हो सकता है, और गंभीरता या अगर हुआ तो कितना नुकसान होगा, इसको आंका जाता है। अच्छा, संभावना और गंभीरता। जी। इससे एक रिस्क स्कोर निकलता है, एक्सट्रीम, हाई, मीडियम या लो। और इसी स्कोर के आधार पर तय होता है कि कौन से जोखिम ज्यादा खतरनाक हैं और उन पर पहले ध्यान देने और कंट्रोल मेजर्स लगाने की जरूरत है। ओके। और यहीं पर PTW यानी परमिट टू वर्क सिस्टम बहुत काम आता है। हाँ, आपने पहले भी जिक्र किया था PTW का। जी। PTW असल में एक फॉर्मल सेफ्टी चेकलिस्ट जैसा है। ये पक्का करता है कि किसी भी नॉन रूटीन या ज्यादा जोखिम वाले काम को शुरू करने से पहले उससे जुड़े सारे खतरों का ठीक से आकलन हो गया है और उन्हें कंट्रोल करने के उपाय कर लिए गए हैं। अच्छा, तो HIRA और PTW जोखिम को पहले से पहचानने और कंट्रोल करने के तरीके हो गए। बिल्कुल। इसके बाद स्रोत में टूल बॉक्स टॉक या TBT और ट्रेनिंग का जिक्र है। ये TBT क्या चीज है? TBT का मतलब है टूल बॉक्स टॉक। ये रोजाना काम शुरू होने से जस्ट पहले होने वाली छोटी 10-15 मिनट की इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग्स होती हैं। रोज? हाँ, रोज। इनका मकसद होता है सेफ्टी को सबके ध्यान में सबसे ऊपर रखना। इनमें उस दिन के काम से जुड़े खास खतरों पर बात होती है, पिछली घटनाओं से क्या सीखा वो शेयर किया जाता है, और कर्मचारियों को सवाल पूछने और अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है। ये सीधे वर्क साइट पर होती हैं तो काफी रिलेवेंट होती हैं। ओके, मतलब एक क्विक डेली सेफ्टी हडल जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और इनका रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है, कौन आया, क्या बात हुई। और फॉर्मल ट्रेनिंग वो भी उतनी ही जरूरी है। नए कर्मचारियों के लिए साइट स्पेसिफिक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें साइट के खतरों और नियमों के बारे में बताया जाता है। फिर रोल के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, जैसे कन्फाइंड स्पेस में कैसे सुरक्षित घुसें, या ऊंचाई पर काम करने के नियम क्या हैं, H2S से कैसे बचें। और समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती है, ताकि लोगों का ज्ञान और स्किल्स ताज़ा रहें, भूले नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तमाम सावधानियों के बावजूद कोई घटना या नियम मिस हो ही जाए, आपने कहा नियम मिस मतलब बाल बाल बचना, जी, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो घटना को उसकी गंभीरता के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे क्या किसी की जान गई, फेटल, क्या किसी को चोट लगी जिससे काम से छुट्टी लेनी पड़ी, लॉस्ट टाइम इंजरी LTI, या सिर्फ मामूली फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी। और नियर मिस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है। नियर मिस क्यों महत्वपूर्ण है? उसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बिना किसी नुकसान के सीखने का एक सुनहरा मौका देती है।
ये एक चेतावनी है कि कुछ गलत हो सकता था। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। हर घटना, चाहे छोटी हो या बड़ी या नियर मिस, उसकी रिपोर्टिंग और जांच होती है। जांच का लक्ष्य किसी को दोषी ठहराना नहीं होता, बल्कि मूल कारण, रूट कॉज का पता लगाना होता है, ताकि वो दोबारा ना हो। इसके लिए 5 वाई तकनीक यूज कर सकते हैं, बार बार क्यों पूछकर जड़ तक जाना, या फिशबोन डायग्राम जैसी मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। जांच के जो भी नतीजे निकलते हैं, उनके आधार पर फिर सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए जाते हैं। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, या कैपा कहते हैं। कैपा? जी। और नियर मिस रिपोर्टिंग को खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। कल्चर बनाया जाता है कि लोग बिना डरे नियर मिस बताएं। समझ गई। और आपातकालीन स्थितियों के लिए कैसी तैयारी रहती है? आग, गैस लीक जैसी चीजें तो इस इंडस्ट्री में बड़ा खतरा है। बिल्कुल बड़ा खतरा है। इसके लिए बहुत डिटेल्ड आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं बनाई जाती हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स या ERPs। इनमें अलग अलग सिनारियोज, जैसे आग लगना, गैस का रिसाव होना, कोई मेडिकल इमरजेंसी होना या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाना, इन सब से निपटने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है। मतलब पूरा एक्शन प्लान? जी हाँ। अलार्म कैसे बजेगा, कहाँ इकट्ठा होना है, असेंबली पॉइंट, किससे संपर्क करना है, कौन इमरजेंसी टीम को लीड करेगा, सब कुछ। और सिर्फ प्लान बना लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है, उनका अभ्यास करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए नियमित रूप से इमरजेंसी ड्रिल्स आयोजित की जाती हैं। ड्रिल्स? जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती थी, हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे फायर ड्रिल, गैस रिलीज ड्रिल या इवैक्यूएशन ड्रिल। इन ड्रिल्स से पता चलता है कि योजनाएं असल में कितनी कारगर हैं और कर्मचारी कितने तैयार हैं। ड्रिल के बाद उसकी समीक्षा होती है और जहां कमी लगती है वहां सुधार किए जाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। आखिर में मानकों का पालन सुनिश्चित करना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। किन मानकों का पालन महत्वपूर्ण है? स्रोत में कुछ का जिक्र था। हाँ, कई तरह के मानक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ISO 45001, जो कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है, और ISO 14001, जो पर्यावरण प्रबंधन के लिए है, ये अहम है। ISO स्टैंडर्ड्स? जी। फिर अमेरिका के ओशा के नियम भी अक्सर दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं, जैसे कन्फाइंड स्पेस में काम करने के नियम 1910.46 या खतरनाक ऊर्जा को कंट्रोल करने के नियम, जिसे लॉकआउट टैगआउट या लोटो कहते हैं। लोटो वो क्या है? लॉकआउट टैगआउट ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी प्रोसीजर है। ये पक्का करता है कि जब किसी मशीनरी का रखरखाव या मरम्मत हो रही हो तो उसे सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है और उस पर ताला और टैग लगा दिया गया है, ताकि उसे गलती से भी कोई दोबारा चालू ना कर सके। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा। फिर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट PSM के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर उन जगहों पर जहां खतरनाक रसायन इस्तेमाल होते हैं। ओके। और फिर आते हैं कंपनी स्पेसिफिक मानक, जैसे हमने पहले बात की सऊदी अरामको की GIs। हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शंस। जी। और सैबिक के जीवन रक्षक नियम, वो लाइफ सेविंग रूल्स। सुरक्षा अधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है कि इन सभी लागू मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर लगातार नजर रखे, ऑडिट करे, चेक करे। तो कुल मिलाकर एक सुरक्षा अधिकारी का काम काफी फैला हुआ है। सुबह परमिट जांचने से लेकर दिन भर साइट पर निगरानी रखने, TBT करने, ट्रेनिंग देने, जांच करने और फिर शाम को रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन तक। ये तो काफी व्यस्त भूमिका लगती है। निश्चित रूप से ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अलर्ट रहना, अच्छे से कम्युनिकेट करना और हर चीज का रिकॉर्ड रखना, ये तीनों बहुत अहम है। और साप्ताहिक तौर पे भी काम होते हैं, जैसे सेफ्टी कमेटी की मीटिंग्स आयोजित करना, इमरजेंसी इक्विपमेंट की डिटेल्ड जांच करना और ट्रेनिंग सेशंस का समन्वय करना, ये सब इसी भूमिका का हिस्सा है। स्रोत में कुछ आम इंटरव्यू सवालों का भी जिक्र है, जैसे कि अक्सर पूछा जाता है, आप HIRA कैसे करते हैं या PTW सिस्टम क्या है? ये सवाल शायद उन लोगों के लिए उपयोगी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक और बहुत कॉमन सवाल है। इनके अलावा लोटो प्रक्रिया के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। नियर मिस और इंसिडेंट में क्या फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री की क्या सावधानियां हैं, इस पर सवाल हो सकता है। और अगर आप सऊदी अरब जैसी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है अरामको या सैबिक के HSE मानकों के बारे में आपकी जानकारी परखी जाएगी। ये सवाल असल में उम्मीदवार की प्रैक्टिकल समझ और उसके ज्ञान को जांचने के लिए ही होते हैं। तो आज हमने तेल और गैस उद्योग में सुरक्षा अधिकारी की भूमिका की जटिलताओं और उसके महत्व को समझा। हमने देखा कि सैबिक और अरामको जैसी कंपनियां कैसे सेफ्टी के इतने उच्च मानक स्थापित करती हैं
और एक सुरक्षा अधिकारी रोजमर्रा ने किन चुनौतियों और जिम्मेदारियों से जूझता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब बातों का निचोड़ क्या है, क्या टेक अवे है? देखिए, निचोड़ ये है कि इस हाई रिस्क इंडस्ट्री में सुरक्षा सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है। ये एक एक्टिव कल्चर है, एक मानसिकता है। इसे मैनेजमेंट से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर तक हर किसी को अपनाना होता है। कल्चर की बात सही है। इसमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है, जोखमों को गहराई से समझना होता है, खुलकर और साफ साफ संवाद करना होता है, और हमेशा सीखने और बेहतर होने की इच्छा रखनी पड़ती है। सुरक्षा अधिकारी इस कल्चर को बनाने और बनाए रखने में एक बहुत ही अहम कड़ी का काम करता है। वो एक तरह से सेफ्टी का चैंपियन होता है साइट पर। बिल्कुल सही कहा। और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में, ये भविष्य में सुरक्षा अधिकारी की भूमिका को कैसे बदल सकती है? क्या हम तकनीक की मदद से जोखिमों का और भी बेहतर अनुमान लगा पाएंगे? दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोक पाएंगे? क्या सेफ्टी ऑफिसर का काम और ज्यादा डेटा ड्रिवन हो जाएगा? ये सोचने लायक सवाल है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है भविष्य के लिए। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।